हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में। और आज हम बात करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक नया टॉपिक और एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। यानी कि इस चैप्टर में हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में और राष्ट्रीय आय के बारे में कि किस तरह से जीडीपी क्या होती है और राष्ट्रीय आय क्या होती है, और इसके साथ साथ इसको किस तरह से मेजरमेंट किया जा सकता है, और इसके जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, जो जीडीपी या एनएनपी से रिलेटेड होते हैं उन सभी के बारे में। तो किस तरह से हम जीडीपी को एनएनपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारा टॉपिक रहेगा इसमें। और इन टॉपिक को करने से पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम से रिलेटेड, कि जब भी हम किसी भी कंट्री की, किसी भी इकोनॉमी की राष्ट्रीय आय जब हम कैलकुलेट करते हैं या मेज़र करते हैं, तो उससे पहले हमें कुछ बातें जो हैं वो पता होनी चाहिए कि राष्ट्रीय आय में कौन सी आय को शामिल किया जाए। कौन सी आय में शामिल किया जाए, इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे देश में कुछ लोग बाहर से आकर के काम करते हैं, इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे देश के हैं जो हमारे देश में निवासी हैं, वो विदेशों में जाकर के काम करते हैं और वहाँ से इनकम कमाते हैं। इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं वो इंडिया में आकर के काम करती हैं, इंडिया की कंपनियां बाहर जाकर के काम करती हैं। कुछ लोग बॉर्डर पे जो काम करते हैं वो क्या है, बॉर्डर क्रॉस करते रहते हैं, यानी कि जहाँ पर वायरिंग नहीं लगी होती वहाँ पर वो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, उनको पता नहीं चलता कि वो इंडिया में है या दूसरी कंट्री में चले गए हैं। इसी तरह से जो टेरिटरी वाटर के अंदर जो काम करते हैं, जो समुद्र के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, वहाँ पर भी उनको बाउंड्री का पता नहीं चलता, तो वो कई बार क्या है, दूसरी कंट्री की बाउंड्री के अंदर क्रॉस कर जाते हैं और वहाँ से भी क्या है वो इनकम अर्न कर लेते हैं। तो मेन पॉइंट जो है वो ये रहता है कि हमारी जो बाउंड्री है, घरेलू सीमा है, वो कौन सी है। घरेलू सीमा का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश की अंदर अंदर की जो सीमा है उसमें हम किन किन चीज़ों को शामिल करें, यानी कि कहाँ तक का जो एरिया है वो क्या है हमारे देश की बाउंड्री के अंदर आता है, और कौन सी चीज़ हमारी देश की बाउंड्री के बाहर आती है। तो पहला पॉइंट ये रहता है सबसे पहले। तो इसमें हम बात करें तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, कहता है कि किसी भी देश की जो पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल जो बाउंड्री होती है वो क्या है उस देश के अंदर शामिल की जाती है। पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी मिनिस्टर है, कोई मंत्री है, उसके द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं, जो मौजूदा सरकार में किसी भी पोस्ट पे होता है, उसके द्वारा जो भी आदेश जारी किए जाते हैं वो आदेश सिर्फ भारत के अंदर जैसे लागू होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे नोटबंदी हुआ, तो नोटबंदी का जो ऑर्डर था वो क्या है सिर्फ इंडिया की बाउंड्री के अंदर अंदर एप्लीकेबल था, उसके बाहर एप्लीकेबल नहीं था। तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा लिए जाने वाले विभिन्न निर्णय हैं वो हमारे देश की बाउंड्री के अंदर जहाँ तक एप्लीकेबल होते हैं वो राजनीतिक बाउंड्री होती है। और ज्योग्राफिकल बाउंड्री कौन सी होती है, जैसे हम देखते हैं कि मैदानी एरिया के अंदर क्या है, जो वायर लगी होती हैं वो हमारे उस वायर के अंदर का एरिया जो है वो हमारे देश के अंदर आता है, उससे दूसरी साइड का एरिया वो हमारे देश में नहीं आता, वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री होगी। और जो समुंदर का जो पानी है उसमें किस तरह से निर्धारण किया जाता है इस बाउंड्री का, वो किलोमीटर के हिसाब से होता है कि जैसे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग किलोमीटर जो है वो रहते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि श्रीलंका जो है वो बिल्कुल नज़दीक है, तो उसमें क्या है जो किलोमीटर जो है वो कम रहेंगे। और इसी तरह से अंडमान निकोबार जो है वो हमारे देश का ही हिस्सा है, तो उसमें हम ज़्यादा किलोमीटर देखते हैं। तो किलोमीटर के हिसाब से क्या है एरिया जो है वो मेज़र किया जाता है वहाँ पर। तो उसमें उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है इसमें दूसरा पॉइंट है कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, जो भी शिप या एयरक्राफ्ट जो चलाए जाते हैं, वो शिप या एयरक्राफ्ट जो है वो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसी कंट्री के माने जाएंगे। जैसे इंडिया में कोई एजेंसी है वो शिपिंग का काम करती है, शिपिंग एजेंसी है, तो वो अपना मटेरियल लेकर के, गुड्स है जो भी वो लेकर के क्या है दूसरी कंट्री में जाती है और वहाँ से इनकम अर्न करती है, तो वो क्या है इंडिया की ही मानी जाएगी। इंडिया में ही कमाया हुआ पैसा जो है वो माना जाएगा और इंडिया के अंदर जो है वो टैक्सेबल होगा।
उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कहता है कि जैसे कुछ लोग छोटी जो नौकाएँ होती हैं उसमें छोटी-छोटी शिप्स हैं, बोट हैं, उनके ऊपर क्या है मछलियाँ वगैरह पकड़ने के लिए क्या है समुद्र में दूर तक चले जाते हैं, तो वो जिस देश कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं उसी कंट्री के वो माने जाते हैं। इसी प्रकार से जो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं समुद्र के अंदर नेचुरल ऑयल निकालने के या गैस निकालने के या फ्लोटिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये उसी कंट्री के माने जाएँगे जिस चाहे वो इंटरनेशनल वाटर में काम करें या कहीं पर भी तो उसी कंट्री के माने जाएँगे जिस कंट्री से वो बिलॉन्ग करते हैं। अगला पॉइंट आता है इसमें कि एम्बेसी के अंदर काम करने वाले लोग हैं या सैनिक हैं या वैज्ञानिक स्टेशनों पर या फिर क्या है इन्फॉर्मेशन कार्यालय के अंदर काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो उसी कंट्री के माने जाएँगे जिस कंट्री से वो बिलॉन्ग करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि अगर अमेरिका की एम्बेसी जो है वो इंडिया के अंदर है और उसमें कोई अमेरिकी पर्सन जो है वो काम करता है, तो वो अमेरिका की गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है। चाहे वो मान लो 10 साल है, 5 साल है, वो इंडिया में रह लेता है, फिर भी वो क्या होगा भारत के अंदर क्या है गैर निवासी जो है वो माना जाएगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि इंडिया की कोई भी एम्बेसी फ़ॉरेन में है, जैसे इंडिया की एम्बेसी क्या है मान लो चाइना के अंदर है और इंडिया का कोई भी पर्सन उस एम्बेसी में काम करता है, तो वो भारत सरकार के अंडर में काम कर रहा है और भारत सरकार जो है वो उसको सैलरी दे रही है, तो वो इनकम जो है वो भारत में कमाई गई मानी जाएगी। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है नॉर्मल रेज़िडेंट ऑफ ए कंट्री। कोई भी व्यक्ति को भारत में हम निवासी माने या ना माने वो उसको किस आधार पर ये हम मेज़रमेंट कर सकते हैं कि वो भारत में निवासी होगा या नहीं होगा। तो निवासी आपने कभी वर्ड सुना होगा एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन या इंडिया के अंदर कोई पर्सन रेजिडेंस है। इनका मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में इसका मीनिंग थोड़ा-सा अलग रहता है और इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, उसके रूल जो है वो थोड़े से अलग रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स तो उसमें ये देखा जाता है कि वो पर्सन क्या है प्रीवियस ईयर के अंदर पिछले साल के अंदर 182 दिन से ज़्यादा अगर वो इंडिया में रहता है तो उसकी निवासीय स्थिति रेजिडेंशियल स्टेटस का निर्धारण जो है वो उसी के आधार पर किया जाएगा। और अगर वो 182 दिन से कम अगर क्या है वो इंडिया में रह रहा है तो वो भारत में क्या है एनआरआई माना जाएगा। कुछ और भी उसके कुछ नियम शर्तें होती हैं जिनको क्या है ध्यान में रखा जाता है जब उसकी निवासीय स्थिति जो है वो देखी जाती है। लेकिन हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम 182 डेज़ को मेज़र नहीं करते। हम यहाँ पर सिर्फ ये देखते हैं कि वो पर्सन जो है वो पिछले साल में कहाँ रहा। अगर वो व्यक्ति पिछले साल के अंदर इंडिया में रहा तो इंडिया के अंदर उसको निवासी माना जाएगा यानी कि रेजिडेंट माना जाएगा। और अगर वो व्यक्ति पिछले साल के अंदर भारत में नहीं रहा तो उस पर्सन को हम भारत में क्या मानेंगे गैर निवासी यानी कि नॉन रेजिडेंट मानेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं उन पॉइंट को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट दे रखा है वो है सामान्य निवासी के अंदर हम किन किन लोगों को शामिल करेंगे। तो जो नॉर्मल रेजिडेंस होता है उसके अंदर हम शामिल करते हैं कोई भी इंडिविजुअल पर्सन को और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको, यानी कि दोनों को शामिल किया जाता है। दोनों का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो मेज़र किया जाता है। सेकंड जो पॉइंट है वो है इसमें कि कोई भी पर्सन क्या है किसी भी कंट्री का क्या है अगर सिटीजनशिप उसके पास है तो भी क्या है वो उस कंट्री के अंदर क्या है नॉन रेजिडेंट क्या है हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं इंडिया के अंदर रहता हूँ अभी और क्या है इंडिया की सिटीजनशिप मेरे पास है, यहाँ के आधार कार्ड राशन कार्ड सब इंडिया के मेरे बने हुए हैं और उसके बावजूद भी अगर मैं पिछले 1 साल में अगर मैं विदेश में रहता हूँ यानी कि सिटीजनशिप मेरी इंडिया की है और मैं पिछले पूरे 1 साल क्या है फ़ॉरेन में रह लिया तो इंडिया में मैं फिर भी क्या कहलाऊँगा नॉन रेजिडेंस कहलाऊँगा। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन ऐसा हो जो क्या है पिछले इस पूरे साल में इंडिया में रहा हो। मान लो अमेरिका का कोई भी व्यक्ति है, वो पिछले पूरे साल इंडिया में रहा, लेकिन क्या है उसकी सिटीजनशिप कहाँ की है फ़ॉरेन की है, अमेरिका की है। वो अमेरिका का है तो वो अमेरिका की है, किसी और कंट्री का तो वहाँ की है। मतलब सिटीजनशिप हो सकता है विदेश की हो
और भारत में वो क्या है फिर भी सामान्य निवासी जो है वो क्या है हो सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम करने वाले जो लोग हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, इन जैसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें काम करने वाले जो लोग होते हैं वो उसी कंट्री के अंदर रेजिडेंस, उसी कंट्री के रेजिडेंस माने जाते हैं जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर भारत का कोई पर्सन इस संगठन में काम करेगा, ठीक है, और विदेश में जाकर के वो काम करेगा तो भी क्या है वो भारत में निवासी माना जाएगा। और फोर्थ पॉइंट दे रखा है कि नीचे कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि इनमें जो पर्सन आते हैं वो भारत में क्या है नॉर्मल रेजिडेंस क्या है नहीं कहा जा सकता उनको। कौन कौन से, जैसे कोई भी पर्सन फॉरेन से आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, एंटरटेनमेंट के पर्पज से आते हैं, छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं, या कोई भी ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं, स्टडी के पर्पज से आते हैं, या कोई कॉन्फ्रेंस के पर्पज से आते हैं, स्पोर्ट्स के पर्पज से यहाँ पे आते हैं, तो उन पर्सनस को क्या है अगर वो 1 साल भी इंडिया में रह लें पिछले साल तो भी उनको भारत में क्या है नॉर्मल रेजिडेंस हम नहीं कह सकते। इसी तरह से जो शिप वगैरह के अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो जिस देश से बिलोंग करते हैं उसी देश के नॉर्मल रेजिडेंस माने जाएंगे। चाहे मान लीजिए कि कोई शिप है जो क्या है, मान लो रशिया की शिप है और वो क्या है पूरे 1 साल क्या है इंडिया में रुकी रही और वो लोग 1 साल इंडिया में रहे, तो भी क्या है उस शिप पे काम करने वाले जो रशियन लोग हैं उनको क्या है रशिया का ही रेजिडेंस माना जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंस माना जाएगा। थर्ड पॉइंट इसमें कहता है कि कोई भी ऐसे एम्प्लॉई जो नॉन रेजिडेंट्स हैं इंडिया के अंदर और इंडिया में वो कोई भी मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए आए हैं, इंजीनियरिंग पर्पज से यहाँ पे आए हैं, तो अगर वो चाहे इंडिया के अंदर 1 साल रह ले हों फिर भी क्या है उनको इंडिया में क्या माना जाएगा नॉन रेजिडेंस माना जाएगा। तो इन सभी पर्सन को, यहाँ पे 3 पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट में जो पर्सन दे रखे हैं उन सभी को इंडिया में नॉर्मल रेजिडेंस हम क्या है नहीं कह सकते। फिफ्थ पॉइंट आता है कि जो लोग क्या है बॉर्डर पे काम करते हैं तो वो लोग क्या है, जैसे जहाँ पे वायर लगी होती है तो वहाँ तो उनको पता चल जाता है कि कहाँ पे इंडिया है और कहाँ पे दूसरी कंट्री है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है तो उसमें जहाँ पर वायर लगी हुई है तो वहाँ तो पता चल सकता है हमें, लेकिन जहाँ पे वायर नहीं लगी हुई है वहाँ पर जो लोकल काम करने वाले जो लोग हैं वो हो सकता है कि काम करने के पर्पज से क्या है दूसरी साइड में चले जाएं और उनको पता ना चले कि वो बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं। तो ऐसे लोग क्या है जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसी कंट्री के माने जाएंगे। इसी तरह से 6 पॉइंट हमारे पास दे रखा है कि विदेशी जो पदाधिकारी होते हैं या फिर आर्मी के जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या है उसी कंट्री का माना जाता है जिस कंट्री के वो क्या है रेजिडेंस होते हैं। ना कि जैसे इंडिया के आर्मी के अंदर काम करने वाला कोई भी पर्सन किसी भी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए फॉरेन में जाता है और वहाँ पर वो काम करता है तो क्या है वो इंडिया का ही माना जाएगा, इंडिया का ही क्या है साधारण निवासी जो है वो उसको कहा जाएगा। तो इन्हीं पॉइंटों के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति की निवासीय स्थिति जो है उसका निर्धारण जो है वो करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो दे रखा है वो क्या है, भारत में कोई भी फॉरेन एम्बेसी जो भारत में स्थित है उसमें कोई भी भारत का नागरिक अगर वो काम करता है तो वो भारत में क्या कहलाया जाएगा नॉर्मल रेजिडेंस होगा। इसी के अंदर पॉइंट दे रखा है कि अगर वही एम्बेसी, अगर इंडिया की कोई भी एम्बेसी है और वो क्या है विदेशी किसी भी कंट्री में स्थापित की गई है और उसके अंदर क्या है कोई भी विदेशी व्यक्ति काम करता है तो वो भारत में क्या होगा नॉन रेजिडेंट होगा। ये पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, चाहे वो WHO है, चाहे वो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इनके अंदर काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो जिस देश से बिलोंग करते हैं उसी देश में, अगर उसमें इंडिया का कोई भी पर्सन काम करता है तो वो भारत में नॉर्मल रेजिडेंस होगा, अगर कोई विदेशी व्यक्ति काम करता है तो वो क्या होगा इंडिया के अंदर नॉन रेजिडेंट होगा। इसी तरह से अमेरिका के अंदर इंडिया का कोई भी एम्बेसडर जो क्या है भारत सरकार के अंडर में काम कर रहा है और भारत सरकार के द्वारा क्या है इनकम जो है वो अर्न कर रहा है तो वो क्या है इंडिया में क्या होगा नॉर्मल रेजिडेंस होगा। अमेरिका के अंदर अगर क्या कहते हैं, भारत के अंदर क्या है अगर USA का एम्बेसडर आता है, अमेरिका का एम्बेसडर भारत में अगर आएगा तो वो क्या है भारत में क्या कहलाएगा नॉन रेजिडेंस कहलाएगा। एक लास्ट पॉइंट जो इसमें वो ये है कि कोई भी पर्सन जो क्या है
1 साल के ज़्यादा टाइम के लिए अगर वो क्या है पिछले 1 साल में इंडिया में रहता है, तो वो व्यक्ति इंडिया में क्या कहलाया जाएगा, नॉर्मल रेज़िडेंस होगा। और अगर वो पिछले पूरे 1 साल क्या है इंडिया में नहीं रहा, तो वो पर्सन क्या है भारत में क्या होगा, नॉन रेज़िडेंट ऑफ इंडिया होगा। तो ये पॉइंट जो है वो आपने अच्छे से करने हैं। काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं कि नॉर्मल रेज़िडेंस और नॉन रेज़िडेंस में क्या डिफ़रेंस है। तो यहीं तक आप इस टॉपिक को करोगे और अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल कॉन्सेप्ट, और कुछ और कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से हम जीडीपी को राष्ट्रीय आय यानी कि एनएनपी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या-क्या उनके फॉर्मूलेज़ हैं, उन सभी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।